हाँ तो बच्चों, आज हम लोग जो है मैथ का एमसीक्यूज देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और जैसे जैसे हमारे पास पेपर अवेलेबल होंगे हम जो है आपको कराते रहेंगे। बड़े क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहले आज हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है तथा उसका एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लाशा प गुणे माशा प। आइए इसमें देख लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या है। आप तुरंत यहाँ 60 और जो है 3 रखेंगे। पहली संख्या आपको 12 मिली है तो दूसरी संख्या आपको पता नहीं है। अब यहाँ से जो इनटू में है इधर जाके डिवाइड में होगा तो सीधा नीचे जाएगा, इसलिए हम यहाँ 12 एकम 12 पच्चे 60 कर लेते हैं और 5 तिहाई 15। आपका विकल्प दूसरा सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक शून्येतर परिमेय संख्या शून्य को छोड़कर यानी कोई अंक होगा, तथा एक अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से जो है डेसिमल प्रसार की अगर बात करें। अपरिमेय संख्या के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं होता क्या है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनका निरूपण P अपॉन Q के रूप में ना हो। इसका निरूपण P अपॉन Q के रूप में ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। ऐसी भी संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता करड़ी के अंदर से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √2 है तो यह 1.4142 समथिंग ऐसा ही आएगा। तो यह अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्या कही जाती है। तो हमें पता है कि अपरिमेय संख्या में अगर हम किसी अपरिमेय संख्या का योग कर दें, गुणा कर दें, सॉरी, इसमें अपरिमेय संख्या से गुणा कर दें, किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाने का काम कर दें या डिवीजन का काम कर दें, तो ये सभी संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय होती हैं। कैसी संख्या होती है बच्चों? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो एक शून्येतर संख्या यानी शून्य को अगर इन्वॉल्व कर देते तो हम जानते हैं कि शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। तो शून्य को छोड़कर बातें करनी है कि सभी शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप। नेक्स्ट, रेखा युग्म। यह है दो चर रैखिक समीकरण युग्म से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको देखिए, रेखा युग्म एक समीकरण ये है, दूसरा ये है। तो दोनों क्या है, x प्लस 2y लिख लीजिए। x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 8y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आपने पढ़ रखा है कि केवल अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, दो हल होंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करें। हमने पढ़ रखा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसी कंडीशन बनी तो दोनों ही रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए तो ये रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं।
तीसरा आप देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ऐसी कंडीशन में दोनों रेखाएं परस्पर समपाती होती हैं। दोनों ही एक ही रेखा से, जो पहली रेखा गई रहेगी दूसरी रेखा भी उसी पथ से गमन करेगी। आइए तो देखते हैं, इसकी तुलना कर लें यहाँ से। तो यहाँ पर A1 x धन B1 y धन C1 बराबर 0, और इसकी तुलना करते हैं A2 x धन B2 y धन C2 बराबर 0। तो A1 के प्लेस पर तो यहाँ 1 है, 0 नहीं ले सकते भाई, x का भी मान 0 हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू, आपके पास पता चल गया होगा कि ये 2 है, और C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। यहां से A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4, B2 8, C2 -20। अब इसको देख सकते हैं आप कि क्या होने वाला है, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, B1 की वैल्यू क्या है 2, B2 की क्या होगी 8, 1 अपॉन 4। ये दोनों रेशियो तो सेम आ गए। तीसरे वाले को देख लेते हैं। तीसरे वाले को C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C1 और C2 का वैल्यू क्या है -5 अपॉन -20। ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 4 जा 21 अपॉन 4। तीनों ही रेशियो इक्वल है। तीनों ही रेशियो अगर इक्वल हैं तो ये रेखाएं संपाती होंगी। अगर ये दोनों रेखाएं संपाती होती हैं तो ऐसी रेखाओं के एक से अनेक हल होते हैं। बहुत सारे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। और प्रतिच्छेदी रेखा का केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है, और इसके अनेक हल होंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, वह संख्या कौन होगी, 13 होगी। भाग देकर आप तुरंत चेक कर सकते हैं। 13 25 65, अगर भाग दिया तो 5 से फल बचा। 8 से भाग दिया इसमें, ये 13 से इसमें भाग दिया 125 में, तो 13 नमा 117, और ये 125 है तो 117 में 8 जोड़ेंगे तो 8 से फल, तो 13। तो आंसर आपका सही है। लेकिन इसके करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले बड़ी संख्या का है तो मासा की बात कर रहा है, मासा मातम मातम समापवर्तक सबसे बड़ी संख्या होती है। अब देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 70 में से माइनस कर देते हैं 5 को, तो बच जाता है आपका 65। और 125 में से किसको माइनस करेंगे आप, 8 को, तो मिलेगा 117। इन दोनों का एचसीएफ निकाल सकते हैं आप। एचसीएफ क्या हो जाएगा जरा निकाल के देख लीजिए। 65, ये भाग विधि तो बहुत पुरानी है, आपको पता ही होगी। इसका 2 टाइम लेके जाएंगे तो आपका जो है 130 होगा, जो कि बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो एक टाइम ही लेके जाएंगे 165 ओनली, सॉरी 65। तो घटाएंगे इसको 2, और इसको घटा लीजिए, 11 में से 6 जाएगा तो 5। 52 से भाग दे देंगे 65 में, 52 एक कम 52, यहाँ बचेगा 3 और इधर बचेगा 1। अब 13 से भाग दे देंगे 52 में, और जिस संख्या से ये डिवाइड होकर शेषफल इसका 0 हो जाता है, वही संख्या इसका जो है एचसीएफ कहलाती है। तो 13 ही है। करने से ज्यादा आसान है कि इस तरह से आप चेक कर लो बाय ऑप्शन। नेक्स्ट, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। आप बहुत ध्यान से देखिए इसका, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो गुणज का मतलब है कि उसका पहाड़ा पढ़ना है, आपको टेबल पढ़ना है। तो 5 बार आप पढ़ सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब इसका कह रहा है कि इसका योग क्या होगा। आपने एपी के अंदर पढ़ा है, थोड़ा सा समझ सकते हैं। एपी में आपने क्या पढ़ा है
कि ये क्या इसके सार्वंतर समान है, 3 3 के अंतर पे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये एपी में व्यवस्थित होगी, और अगर एपी में व्यवस्थित होगी तो कितने पद हैं भाई, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 गुणज ही चाहिए हमें। अब देखिए इसको, तो आपको n/2 और a प्लस यल, ये फॉर्मूला पता था कि इसका जो है योग ज्ञात करने के लिए आपने समांतर श्रेणी में पढ़ा होगा। तो बताइए कुल 5 पद हैं, तो 5/2 आप 2 कर सकते हो, और इसको a का मान 3 है, और लास्ट टर्म कितना है आपका 15 है। तो आप देख लीजिए इसको, 5/2 और 15 और 3 मिलके गुणा में 18, और ये 2 9 18, 9 5 45। क्या ये ऑप्शन सही है? आप इस तरह से भी कर सकते हो, अदरवाइज इस तरह से भी आप देख सकते हो। अब देखिए, अभी तो आपने 45 को चूज कर लिया, दोबारा देखते हैं। 3 6 9 12 15, इन सबके योग कर लीजिए कितना होगा, और जोड़ लीजिए, जोड़िए कितना होगा, 5 2 7, 7 में 9 जोड़ देंगे 16, 16 में 6 जोड़ देंगे, 5 2 7 9 16, और 16 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 22 3 25। ठीक है, 25 के हो जाएगा 5, हासिल तो आपके पास 2 हुए, 1 1 2, और ये कितना हो जाएंगे 45। आप देख सकते हैं इनके योग ही पूछा है तो 45 ही होगा। तो इस तरह से जोड़ भी सकते हैं आप, उस तरह से लगा भी सकते हैं। ठीक है, एक बार पुनः उसको रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बारे में आप निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसको देखते हैं। दिए गए समीकरण के विविक्त कर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविक्त कर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो आप देखिए इसको, तो सबसे पहले विविक्तकर के बारे में आप जानते होंगे। विविक्तकर क्या है? विविक्तकर क्या है आपने पढ़ा होगा, d बराबर b² माइनस 4ac, ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, ये तो d बराबर, ये ऐसा अगर होता है इसका मान इसके बराबर आए 0, इसमें दोनों ही बातें हम बता देते हैं। d का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तो मूल आपके वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। अगर d का मान 0 से बड़ा आता है जो डिस्क्रिमिनेट है, या 0 के इक्वल आता है, तो मूल वास्तविक होते हैं। ओके, अब बताइए, मूल जब वास्तविक होते हैं तो d बराबर अगर 0 हुआ इसमें से देखें तो मूल समान भी मिलेंगे, मूल समान होंगे, मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर d का मान बड़ा आया 0 से तो मूल तो भिन्न भिन्न होंगे, मूल अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, किंतु समान होंगे, किंतु वास्तविक होंगे, किंतु वास्तविक होंगे। तो बच्चों अब इसमें हम लोग निकालते हैं इसके मान को। तो क्या दिया है, a बराबर आप यहाँ निकाल सकते हो 2 है, ax² प्लस b x से तुलना करते हैं ना, तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, आप देखिए c इज इक्वल टू 3। तो अब आप उस फॉर्मूले में रखिए, देखिए क्या फार्मूला बनता है, d बराबर b² माइनस 4ac ऐसा होता है, तो d के लिए हमने वैल्यू रखना है। तो बताइए इसका मान क्या होगा, b² माइनस 4ac। अब यही तो d का मान है, देखते हैं किस वैल्यू को ये जो है स्वीकार कर लेता है। तो b का मान कितना हो रहा है यहाँ पे, ये 4 है बच्चों, -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस
और ये 4ac 4 इंटू ए दिया है आपका 2 और सी कितना है 3। अब यहाँ पर देख लीजिए इसकी वैल्यू कैसी होने वाली है, क्या जीरो से बड़ी होगी या जीरो से छोटी। तो देखते हैं, तो -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये ऋण का भी स्क्वायर होगा, तो ये आपका 16 हो जाएगा, -4 दूना 8 त्रिक 24 होगा। अब इसका कैलकुलेशन अगर हो रहा है तो यहाँ पे हमको लग रहा है -8 आएगा, आपको भी जरूर जानते हैं, आप समझ रहे होंगे इसको। अब बताइए -8 जीरो से तो छोटा है, और जब जीरो से छोटा है तो अगर बताइए ये डी लास्ट वाले टर्म को पढ़िए जो इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे 11th में, तो अगर डी का मान छोटा हो जाता है जीरो से तो मूल काल्पनिक होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं, इसको भी जानिए, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको क्लास 11th में होगी, मूल काल्पनिक होंगे। अब बताइए जीरो से डी का मान तो छोटा आ गया, तो मूल तो होंगे काल्पनिक, वास्तविक तो होंगे नहीं, तो यहां भी वास्तविक नहीं होंगे। आइए आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, दिए गए समीकरण के मान, समीकरण के विभक्तिकर शून्य से कम है, शून्य से कम है भाई -8, ठीक है, यह विकल्प तो आपका सही हुआ। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक तो नहीं इसमें भी है ना, तो इसमें ही आया है इसमें, वास्तविक नहीं है तो क्या है, काल्पनिक। क्या है बच्चों, काल्पनिक है। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो कौन है, काल्पनिक। यह ए और बी कह रहा समीकरण के विभक्त कर शून्य, क्या इसको हल करने के बाद ये तो -8 आया, जीरो तो आया नहीं, तो ये बात गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, जी नहीं, काल्पनिक हैं, इसलिए हमारा विकल्प ए और बी ये सही होगा। प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष 0 3 ओ के लिए दिया है 0,0 बी 5,0। तो इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रखा है, तो विकर्ण की लंबाई के लिए आप जानते हैं कि अगर ये आयत है तो आयत में आपको यह पता है कि यह क्रमशः इस प्रकार का एक आयत होता है, और यह मान ए बी सी इसके जो वर्टेक्स होते हैं इसी प्रकार से लिखे जाते हैं, क्रमशः लिखे जाते हैं, या तो दक्षिणावर्त लिखे जाएं या तो वामावर्त लिखे जाएं, पर क्रमशः लिखे जाते हैं। तो ए के लिए आपके पास पॉइंट्स मिल गए हैं कि 0,3 है, और बी नहीं है यहाँ पे बच्चों, ओ है, तो आपका यहाँ क्या होगा, ओ होगा, ए ओ फिर बी दिया है, और इस वाले विकल्प को क्या दिया बच्चों, सी दिया है। हमने क्रम से जो रेगुलर बनाते थे उसी के अकॉर्डिंग इसको बना लिया था। तो ओ का क्या दिया है 0,0, पर बी के लिए क्या है 5,0। अब देखें इसके विकर्ण की लंबाई की बात हो रही है, तो आप सोच लीजिए कि यह क्रमशः होता है ना, तो ये और ये एक को छोड़ देंगे, ये दोनों विकर्ण होता है, तो इसको छोड़ के सीधा क्या होगा, ये विकर्ण होगा। और इस विकर्ण में सीधे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए आप फार्मूला जानते हैं कि d इज इक्वल टू होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्गमूल दो बिंदुओं के बीच की दूरी को सुनिश्चित कर देता है। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे इसको मान लिख सकते हैं x1 y1, और इसको ले सकते हैं x2 y2। x2 कितना है 5, x1 बोले तो बच्चों 0, और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 0 हुआ माइनस y1 3, और इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो फाइनली यहां हमें 0 घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर ही डायरेक्ट होगा 25, और यहाँ -3 बचेगा, तो -3 और -3 दो टाइम अगर गुणा होता है तो बच्चों 9, और ये हो जाता है आपका जोड़ के हो जाएगा आपका 34 इकाई इसका आंसर आएगा। समझ गए होंगे कितने इजी प्रश्न है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर लिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई
दो राय नहीं है कि ये कठिनाई प्रस्तुत करने वाले हैं। आगे बस आपको लगना है और ईमानदारी से लगना है। अब कुछ ही दिन शेष हैं, इसके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने नैतिक दायित्व को समझें और मेहनत करके तैयारी कर लें। देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान होगा, अच्छा इसकी घात 2 है तो इसके आंसर 2 आते हैं। इसके मूल भी 2 होंगे, जितनी पावर उतने मूल। तो बताइए 2 पावर है मैक्सिमम पावर इसकी, तो कितना मूल होगा 2। और 2 में से एक का मान दे रखा है कि 1/2 है, तो दूसरा उसी में से हम के का मान फाइंड आउट करने के बाद दूसरे को भी चाहेंगे तो निकाल लेंगे, बट के का मान आपको यहां से निकाल लेना है। तो क्या होगा, यक्स के मान 2 होंगे, यक्स के मान क्या होंगे 2 होंगे। तो उन दोनों को देख लीजिए, तो x बराबर क्या रखना होगा 1/2 होगा, क्योंकि इसकी घात 2 है तो इसके मान तो 2 आते हैं, पर एक तो अभी लापता है लेकिन एक पता है, तो इसके सहारे आपका k का मान सुनिश्चित हो जाएगा। देखिए x बराबर 1/2, तो x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। तो x के प्लेस पर क्या हो जाएगा, आप इस मान को रख दीजिए, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 और ये क्या माइनस 5/4 बराबर में 0। और ये होता है 1/4 धन के का अगर एक में गुणा करेंगे तो के होगा बटा में 2 होगा, और ये माइनस 5/4। अब देखिए इन लोगों को 0 की तरफ ट्रांसफर कर दें तो बचेगा क्या, k/2 यहीं रोक दीजिए, k/2 को यहीं पर लिख दीजिए। तो क्या होगा, ये जो माइनस वैल्यू है प्लस में हो जाएगी और ये जो प्लस दिख रहा है वो इधर जाके माइनस होगा। और बताइए इसके आंसर बिल्कुल इजी आपको दिखने लगा ही होगा कि ये 5 में से 1 चला जाता है। जब हर समान होते हैं तो वंश को हम सीधे सीधे क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब घटा लेंगे आप तो कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। और जब अंश और हर बराबर हो तो आंसर एक ही होता है। और इधर के बट्टा में 2 है तो k इज इक्वल टू जो ये है उस साइड जाके 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। के का मान आ गया है आपका 2। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन क्या है, ये बोला जा रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे, सिमिलरिटी पर बेस्ड है ये। यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपने जो है बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था कि जब त्रिभुज समरूप होगा तो आप देखिए इसको थेस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी त्रिभुज में, ठीक है, कोई भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो अब अगर आपने इसको पढ़ा है तो ए बी सी है, तो जरा देख लेते हैं कि अगर ये इसके समांतर है तो ये इनका तो संगत कोण होगा और यह भी संगत कोण होगा, क्योंकि संगत कोण तो आपने पैरेलल लाइन के थ्रू पढ़े ही होंगे, एक इस रेखा पर अंदर होता है तो दूसरी रेखा पर ये बाहर की ओर होता है, तो सेम बात तो वैसे ही है। और दूसरे ओर से भी अगर बना रखा है तो ये यही बात तो होगी, ये भी इसके संगत होंगे। तो संगत कोण, और ये एक कॉमन एंगल है जो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले में भी है। तो कोण ए क्या है, कॉमन है। तो क्या इनके संगत कोण समान नहीं आए, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये भी होगा। तो छोटे त्रिभुज का अगर हम करें, छोटे त्रिभुज को थोड़ा अलग देखने की कोशिश करें तो ये देखिए छोटा त्रिभुज है तो इसके एंगल और इसके एंगल दोनों ही तो सेम होंगे, संगत कोण बराबर। उसी प्रकार से इसका ये वाला इसके बराबर होगा, और ये एंगल जो छोटे ट्रायंगल में भी है और बड़े में भी है, तो इनके संगत कोण तो समान हुए। अब इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, जी हाँ, बीपीटी से
आपने पढ़ा होगा कि यह ए बी सी और ये पॉइंट रहा डी और ई, तो आपने पढ़ा है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये पढ़ रखा है बीपीटी से। आप इसको ए डी अपान ए बी भी लिख सकते हैं, ए ई अपान ए सी भी लिख सकते हैं, तब हो जाएगा डी ई अपान बी सी भी। अतः यह भी विकल्प सही है। उपरोक्त दोनों तो हमारा मोस्ट एकदम सही आंसर कौन होगा? उपरोक्त दोनों। अपनी तैयारी को जो है बेहतर करने के लिए आप हमसे रोजाना जुड़िए और हम आपको रोज कोई ना कोई सेट करवाते रहेंगे। बहुत बेहतर होगा आपका जो है ये सेशन। मेहनत करिए। अब देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 अंश है, ए सी की माप दे रखी है 3 और बी सी 4 है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी? कितना आसान है। आप देखिए, एक कोई ट्रायंगल बना लीजिए, और कोई ट्रायंगल नहीं, आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो देखिए, हाँ, तो ये 3 और ये 4 है। ये कोण सी 90 बताया जा रहा, तो ये भुजा ए हो जाएगी। कोण जो है ये वर्टेक्स, ये सी ए और ये बी होगा। तो पाइथागोरस जो है ट्रिपलेट्स में आपने पढ़ा है कि ये 3 4 होता है, तो कर्ण सबसे बड़ी 5 होती है। आप चाहो तो पाइथागोरस को निकाल भी सकते हो। ऐसे आप देख लो जल्दी से, जिनको आ रहा है बहुत बड़ी बात होगी। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी की लेंथ हमें चाहिए, लेकिन ए सी का गिवन है, तो 3 स्क्वायर प्लस बी सी के लिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9 धन 16 हो जाएगा। फाइनली ये 25 होगा। ए बी का स्क्वायर अगर इधर से है, तो अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरे और स्क्वायर रूट होता है, जो कि आपका निकल के आएगा 5। और इसकी सी से माध्यिका की बात कर रहा है, तो इसकी जो माध्यिका होगी, ये ध्यान से देखिए, ये माध्यिका जो होगी सी डी, तो सी डी समकोण त्रिभुज की माध्यिका जो होती है वह है कर्ण की आधी होती है। कर्ण हाइपोटेनस की आधी होती है। तो यानी हो जाएगा ए बी बटा 2, तो ए बी की माप आई 5 और बटे में 2, तो 2.5 जिस भी यूनिट के साथ दिया होगा, अगर ये सभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर होना तय है।